हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बैंकिंग कंपनी की बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर जो भी है ना वो एक ही चीज की बात कर रहा है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है ना हमें अगले बुल रन के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा विनर्स देखने मिलेंगे। और बैंकिंग सेक्टर की जब मैं बात करूँ ना तो मार्केट के अंदर जो भी इन्वेस्टर बनकर आता है ना उसे बैंकिंग सेक्टर से प्यार तो बड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनियां है ना उसे जो है बहुत परेशान करती है, क्योंकि इन्वेस्टर समझ नहीं पाते कि इन बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को जो है ट्रैक कैसे करें, फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स को जो है ट्रैक कैसे करें। और एज इन्वेस्टर जब हम कोई कंपनी को ट्रैक ही नहीं कर पाते तो हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सी कंपनी के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी हमें कब देखने मिलेगी। अब मैं सारी बैंकिंग कंपनीज की बात करूं, एनबीएफसी कंपनी की बात करूं, तो इन कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो पहले क्या कर रहा था, हमारा जो आरबीआई है ना वो इन कंपनीज को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। अगर आप देखोगे तो आरबीआई पहले रेट इंक्रीज कर रहा था। जब रेट इंक्रीज होता है तो इकोनॉमी के अंदर जो लेंडिंग एक्टिविटी है ना वो रिड्यूस हो जाती है। आरबीआई नए नए रेगुलेशंस लेकर आ रहा था इन बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, जिसके वजह से इनकी लेंडिंग एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिली। और पिछले एक साल से जब मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, एनबीएफसी सेक्टर की बात करूं, तो यहां पे यार हमें स्ट्रेस भी जो है बहुत ज्यादा देखने मिला। जो भी बैंकिंग स्टॉक है, एनबीएफसी स्टॉक है, गोल्ड फाइनेंस स्टॉक है, गोल्ड फाइनेंस सारी कंपनीज ने अच्छा करा क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस के अंदर हमें रैली देखने मिली, लेकिन बाकी जो भी कंपनीज है ना वहां पे हमें स्ट्रेस देखने मिला, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा था। और इस रीजन की वजह से जो है गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमी के अंदर जो है कैटलिस्ट भी लेकर आ रहा है। जो आरबीआई इन बैंकिंग स्टॉक्स को जो है पिछले 1-1.5 साल से परेशान कर रहा था कि भाई आप लेंडिंग कम करो, वो अब जो है रेपो रेट कट कर रहा है और बोल रहा है कि भाई आप लेंडिंग एक्टिविटी जो है इंक्रीज करो। तो जो भी बैंकिंग कंपनी है ना वो ये बता रही है कि बॉस H2 FY26 मतलब सेकेंड हाफ ऑफ FY26 इन सारी कंपनीज के लिए जो है बहुत बेटर साल जो है हमें देखने मिलेगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो भी बैंकिंग कंपनी है ना वो H2 FY26 के लिए जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। क्यों? क्योंकि एक तो हमें रेट कट देखने मिले, जब रेट कट होते हैं तब आपकी लेंडिंग एक्टिविटी जो है ना वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलती है, लोग ज्यादा लोन लेंगे। इसके साथ साथ जो रेगुलेशंस थे ना वो जो है हमें कहीं ना कहीं जो है ईज आउट होते हुए देखने मिल रहा है। तो इस बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है, अब बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर क्या ट्रैक करना है, किस तरीके से ट्रैक करना है, ये बहुत डिटेल के अंदर जो है ना मैंने हर एक स्टॉक सेक्टर के स्टॉक्स के साथ जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है कि कौन से सेक्टर के अंदर जो है आपको क्या सारी चीजें ट्रैक करनी है। तो ये सारी चीजें जो है हमने जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास के अंदर जो है सारी चीजें डिस्कस करी हुई है। तो यार अगर आपने अब तक जीरो टू हीरो के लिए एनरोल नहीं किया है ना तो जल्द से जल्द जो है इसके लिए एनरोल कर देना, क्योंकि इस सेशन के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस वो जो है बहुत ज्यादा अनलिमिटेड मिलती है, जहां बहुत कुछ सीखते हो मार्केट से रिलेटेड और सीखते हो कि किस तरीके से कौन कॉल डिकोड कर सकते हैं, बहुत कुछ। तो इसका लिंक जो है ना मैं आपके कॉमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूं, तो वहां से जो है आप रजिस्टर कर सकते हो। फिर इसके बाद हम जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करते हैं। जब मैं इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की बात करूं ना तो इंडिया के अंदर जो क्रेडिट ग्रोथ है ना वो कुछ 12% के आसपास जो है हमें देखने मिलती है। जब आप बड़े बैंक्स देखोगे जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गए, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, तो इन सारी बैंक्स से जब हम आईसीआईसीआई बैंक को कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई बैंक जो है ना एक आउटलायर बनकर आता है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक जो है ना अपनी लोन बुक कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है अगर आप रीड करोगे तो। और इस रीजन की वजह से जो है आप बैंक्स को कभी भी वैल्यू कर रहे हो ना, आपको जो है प्राइस टू बुक पे फोकस करना है। अगेन वैल्यूएशन वगैरह मैंने डिटेल के अंदर जीरो टू हीरो में डिस्कस करा हुआ है, लेकिन आप कभी भी बैंक को वैल्यू कर रहे हो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, प्राइस टू बुक यूज करना है बॉस, क्योंकि प्राइस टू बुक जो है एक सही मेट्रिक है जिससे आप इन बैंक्स को यूज कर सकते हो, वैल्यू कर सकते हो। तो यहां अगर आप देखोगे तो जब मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं, आज के डेट पे बैंक 3.1 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, जहां अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये बैंक सिर्फ 2.8 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो वो बैंक के अंदर भी जो है यहाँ पे अगेन लोन बुक के अंदर जो है इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ये लोग भी 2.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट अगर कोई कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा है इसका मतलब यह है कि वो कंपनी अच्छा कर रही है। तो यहां अगर आप देखोगे ना आज के डेट पे जो हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ना ये अपनी लोन बुक जो है वो 20% के आसपास ग्रो करता है। अब लोन बुक ग्रो करना जो है ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा ये कंपनीज अपनी लोन बुक ग्रो करेगी, जितने ज्यादा ये लोगों को लोन देगी, जितने ज्यादा कॉर्पोरेट्स को ये लोग लोन देंगे, उतना ज्यादा हमें इनकी लोन बुक के अंदर ग्रोथ देखने मिलेगी। और एक बैंक पैसा कब कमाएगा? जब वो अपनी लोन बुक ग्रो करेगा तभी बैंक जो है पैसा कमाएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये लोग 20% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर मैं देखूं तो ये लोग सिर्फ 1.24 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप यहां पे भी जाकर चेक करोगे तो पहले बैंक जो है 2.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था,
अभी वही वैल्यूएशन जो है हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिली है। क्यों, क्या है इसके पीछे का रीजन? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं तो वो है माइक्रो फाइनेंस डिवीजन बैंक का। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो हमें माइक्रो फाइनेंस डिवीजन के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने मिल रही थी, जिसकी वजह से इस बैंक की जो है ना हमें एसेट क्वालिटी खराब होते हुए देखने मिली। अब किसी भी फाइनेंशियल स्टॉक के केस में अगर आप देखोगे तो एसेट क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। एसेट क्वालिटी खराब हो गई तो फाइनेंशियल स्टॉक का जो है गेम खत्म हो जाता है उसी टाइम पे। तो इसलिए एसेट क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको इन फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर ट्रैक करनी चाहिए। अब मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूं कि मैं भी जो है इस बैंक के अंदर एक टाइम पे इन्वेस्टेड हुआ करता, और उस टाइम पे ये बैंक जो है ना आई थिंक कुछ 2 के प्राइस टू बुक के आसपास था। फिर वहां पे माइक्रो फाइनेंस साइकिल जो है खराब होनी स्टार्ट हो गई, ओवर लेवरेजिंग देखने हमें मिल रहा था। और आईसीआईसी, जब हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये लोग जो है ना आपके रूरल फाइनेंस, आपके एमएफआई के अंदर जो है ये लोग अच्छे खासे लोन देते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर जो है ना मुझे स्ट्रेस देखने मिल रहा था, मुझे दिख रहा था कि भाई यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हो रही है क्योंकि ओवर लेवरेजिंग हमें देखने मिल रही थी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की, आरबीआई लेकर आया, आरबीआई गार्डरेल्स वगैरह, एमएफआई गार्डरेल्स वगैरह लगाए, जिसकी वजह से इन कंपनीज की ग्रोथ वगैरह रिड्यूस हो गई। आज जाकर जो है माइक्रो फाइनेंस की सिचुएशन जो है डायरेक्शनली हमें बेटर लग रही है, और माइक्रो फाइनेंस साइकिल जो है ना अभी पॉजिटिव हमें देखने मिल रही है। तो ये माइक्रो फाइनेंस साइकिल जब पॉजिटिव होती है तो जो स्टॉक नीचे गिरते हैं ना वो उसी स्पीड से जो है ऊपर जाते हैं। तो इसलिए माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स जो साइकिल होती है ना यार, उसमें पैसा बड़ा बनता है। अगेन आपको साइकिल वगैरह किस तरीके से प्ले करनी चाहिए मैंने जीरो टू हीरो के अंदर जो है डिटेल के अंदर डिस्कस करा हुआ है आप लोगों के साथ। तो अगेन एमएफआई साइकिल, कैपिटल मार्केट की साइकिल, किस तरीके से आप साइकिल्स को प्ले आउट करते हो मार्केट के अंदर, कंपनीज के साथ, सेक्टर्स के साथ जो है मैंने डिस्कस कर रखा है, और सारे एग्जांपल जो है करंट है। और इसके साथ साथ जो हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस वाला वर्कशॉप है ना, वहां पे भी जो है हम डिस्कस करेंगे कि अभी H1 FY26 के अंदर, दैट इज आपका Q2 के अर्निंग्स के बाद, ये 2 नवंबर को वर्कशॉप होने वाला है, अगले संडे को। रजिस्टर नहीं किया है तो अभी कर दो। यहां हम डिस्कस करेंगे कि मैं कौन से सेक्टर के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूं। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैं क्या अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, ऑटोमोबाइल के अंदर क्या देख रहा हूं, केबल एंड वायर के अंदर क्या देख रहा हूं। इसके साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन सी कंपनीज है, क्या बेसिस पे मैं अपने पोर्टफोलियो की कंपनीज के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, पोर्टफोलियो जो स्टॉक्स बनकर आते हैं उसमें क्या बेसिस पे ऐड करता हूं, क्या बेसिस पे कट करता हूं। ये सारी चीजें जो है ना हम इस मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाले सेशन के अंदर। तो जरूर 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 आप जो है इस सेशन के लिए लाइव आना। इस सेशन का प्राइस जो है मैंने बहुत कम रखा है, 1499 रखा है। तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है अगेन आपको लाइफ टाइम वैलिड रहेगी, जहां हम संडे को, अगले दिन, अगला जो संडे आ रहा है वहां पे मॉर्निंग में 10 o'clock के आसपास बैठेंगे और शाम तक 8 o'clock के तक बात करेंगे मार्केट के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है, क्या आपको इग्नोर करना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करता हूं। तो आप जो है इसके बाद कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर फंसोगे नहीं, आपको पता होगा कि कब मुझे जो है पोजीशन ऐड करनी है, कब मुझे जो है पोजीशन कट करनी है, और मैं क्या बेसिस पे जो है पोजीशन किसी भी स्टॉक के अंदर ऐड करता हूं या कट करता हूं। तो इस सेशन के अंदर जो है जरूर आना, लाइव सेशन होने वाला है। दोनों वर्कशॉप के लिए आप रजिस्टर कर लेना, क्योंकि दोनों वर्कशॉप का जब आपको कॉम्बो मिलेगा ना यार आपके स्टॉक मार्केट के नॉलेज जर्नी के अंदर, तब आप देखोगे कैसे आपकी जर्नी जो है किक स्टार्ट होती है और क्या लेवल ऑफ वैल्यू आपको मिलेगी। क्योंकि जब अब मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करूं तो प्रैक्टिकल नॉलेज स्टॉक मार्केट के लिए बहुत नेसेसरी होता है। 2 लेवल ऑफ सीएफए तो मैंने भी क्लियर कर रखे हैं, लेकिन आपको जो है वहां पे इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है। तो फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड कौन सा है, आप जो है वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो दोनों भी। तो दोनों के लिए जरूर आना, वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगी। फिर यहां पर जब मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं तो यहां पे माइक्रो फाइनेंस साइकिल जो है ना चेंज हो रही है। H2 FY26 हर एक कंपनी के लिए बेटर होगा, ऐसा हर एक कंपनी बता रहा है, सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं बता रहा है। आप अरमान फाइनेंशियल को जाकर स्टडी करो, ये लोग भी वही बात कर रहे हैं। यहां पे भी चीजें जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिल रही है। इसलिए अरमान के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमें थोड़ा बहुत री रेटिंग भी देखने मिल रहा है। यहाँ पे पहले इनका प्राइस टू बुक जो है ना, जो कि 1.7 के आसपास था, अब वो अगर आप देखोगे तो 2 के आसपास जा चुका है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो कि अगेन एमएफआई के अंदर काम करता है, वो लोग भी जो है अगेन यही बता रहे हैं कि यार एमएफआई के अंदर चीजें थोड़ी ईज आउट हो रही है, डायरेक्शनली बेटर हो रही है। आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को ट्रैक करते हो तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया या बाकी कंपनीज हो गई, तो उधर अगर आप देखोगे ना तो वहां पे भी सेम चीज हो रहा है कि पोर्टफोलियो एट रिस्क, जो कि एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर, वो जो है हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिल रहा है। एसेट क्वालिटी जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिल रही है। तो यहां अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं तो ये बैंक जो है ना, इन्होंने बहुत मुश्किलों पे जो है बैंक स्केल करी है, क्योंकि इनके जो फाउंडर है वी वैद्यनाथन जी, जो कि अभी करंटली इस बैंक को मैनेज कर रहे हैं। तो वी वैद्यनाथन जी ने क्या करा है, पहले इनके पास क्या था कि पहले इनके पास जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा बड़ी बुक थी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बुक जो है ना, इन्होंने धीरे धीरे कटआउट की, और यहाँ से जो है इन्होंने इनकी जो लोन बुक की क्वालिटी अगर आप देखोगे तो बेटर करते गए। रिटेल फाइनेंसिंग के अंदर ये लोग गए, अगेन बाकी डिविजन ऑफ फाइनेंस के अंदर ये लोग गए। फिर इसके साथ साथ अभी
इन्होंने नए डिवीजन भी स्टार्ट किए, क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया है, वेल्थ मैनेजमेंट स्टार्ट करा है, तो ये बाकी सारे नए नए डिविजन भी इन्होंने जो है स्टार्ट करे, नए नए ब्रांचेस वगैरह एक्सपांड करे। और पूरी इंफ्रा बुक जो कि इनकी लोन बुक का सबसे बड़ा पार्ट था वो जो है इन्होंने पूरा रिड्यूस कर दिया, और इससे इनकी एसेट क्वालिटी जो है ना हमें बेटर होते हुए देखने मिली। तो ओवर ईयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो है ना हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना बहुत ज्यादा देखने मिला है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में अब मार्केट जो है ना रेट ऑफ चेंज पे फोकस करता है। तो अगर आप देखोगे तो आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर रेट ऑफ चेंज जो था ना पहले पॉजिटिव था, क्योंकि कंपनी लोन बुक ग्रो कर रही थी बस 15% 20% के आसपास। तो यहां अगर आप देखोगे तो हमारा जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ना वो पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने मिल रही है, दैट इज 20% का लोन बुक का गाइडेंस जो है मैनेजमेंट अभी भी दे रहा है। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद अभी जो है ना बैंक कहीं ना कहीं जो है 2-3 सालों से जो है पिछले स्टेबल हुई है। अब पिछले 1-2 सालों से भी अगर मैं बोलूँ तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो है ना बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, जैसे कि इनका क्रेडिट कार्ड वाला डिवीजन जो है वो अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुआ है। फिर इसके साथ साथ इनका कॉस्ट टू इनकम एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, जब कॉस्ट टू इनकम ज्यादा होता है ना तब आप बोल सकते हो कि यार बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना हमें कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हुए देखने मिल रही है। क्यों? क्योंकि बैंक ज्यादा खर्चा कर रही है ना बॉस कमाने की जगह। क्यों खर्चा कर रही है? क्योंकि ये लोग जियोग्राफिकली एक्सपांड कर रहे हैं, नए नए डिवीजन लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा ना, बट आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे आपको थोड़ा बहुत इंपैक्ट लेना ही पड़ेगा, और इस तरीके से ही जो है बिजनेसेस बनते हैं। बट यहाँ पे अगेन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बिजनेस बन रहा है क्या कर रहा है, मार्केट जो है उस कंपनी की पूरी धुलाई कर देगा। और इस रीजन की वजह से अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो स्टॉक है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक था, अब वो इन्वेस्टर्स को जो है इतना ज्यादा पैसा नहीं बना रहा था कुछ टाइम से। क्यों? क्योंकि कॉस्ट टू इनकम एलिवेटेड था, एसेट क्वालिटी खराब हो रही थी। फिर मैनेजमेंट ने आई थिंक Q4 मैंने जब एग्जिट किया था ना, आई थिंक Q4 FY25 की बात थी, नहीं Q4 FY24 की बात थी उस टाइम पे, Q1 FY25 पे मैनेजमेंट ने ये बता दिया, जब से ये एमएफआई साइकिल खराब हुई ना उस टाइम पे मैंने एग्जिट कर दिया था। उन्होंने ये बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना कंपनी के अंदर 1 साल तक म्यूटेड रहेगी। तो मैं भी जो है थोड़ा म्यूट हो गया कंपनी को लेकर, एंड अगेन मैंने पोजीशन कट कर दी, क्योंकि मार्केट के अंदर हमारा जो कैपिटल है ना वो लिमिटेड है, और मार्केट के अंदर मुझे उस टाइम पे बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज देखने मिल रही थी। अगेन ये सारी चीजें जो है ना मैं हमारे मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाले सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, जहां हम करंट अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं तो यहाँ पे इस बैंक के अंदर जो है आपको क्या क्या चीज़ें ट्रैक करनी है। आपको जो है इनकी लोन बुक ट्रैक करनी है, निम्स ट्रैक करने, इसके साथ साथ कासा देखना है, कॉस्ट टू इनकम देखना है बैंक का। अगेन अगर आप देखोगे तो आपको एसेट क्वालिटी ट्रैक करनी है, कहाँ पे ये लोग नंबर ऑफ ब्रांचेस एक्सपांड कर रहे हैं आपको वो देखना है। इसके साथ साथ आपको कॉस्ट ऑफ फंड देखने। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो जब एसेट क्वालिटी किसी भी बैंक की खराब होती है ना, तो इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है ना वो जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलता है। तो इसलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड जो है ना इंक्रीज होते हुए हमें देखने मिला था, लेकिन अब मैनेजमेंट ये बता रहे हैं कि हमें जो है ना ये रिड्यूस होते हुए देखने मिलेगा H2 ऑफ FY26, मतलब चीजें जो है यहाँ पे बेटर होते हुए हमें देखने मिलेगी। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लोन बुक के अंदर हमें इनके लोन बुक के ग्रोथ से कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं है। कंपनी आराम से 20% के आसपास जो है ग्रो कर रही है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से मेरा प्रॉब्लम ये बनकर आ रहा था कि बैंक के अंदर हमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखने मिल रही थी, जो कि पिक्चर अभी जो है हमें डायरेक्शनली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है चेंज होते हुए देखने मिल रहा है। तो जब मैं जीएनपीए की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीएनपीए जो है बैंक का हमें बेटर होते हुए देखने मिलेगा। एनएनपीए और जीएनपीए की मैं बात करूं तो जब एमएफआई के सिचुएशन से अगर आप देखोगे तो वहां से आपको जो है ना चीजें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखनी है, क्योंकि वाईओवाई लेवल पे आप कभी भी देखोगे तो आपको राइट पिक्चर नहीं मिलेगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप आईडीएफसी के नंबर्स देखोगे ना, जीएनपीए और एनएनपीए देखोगे ना, ये जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं, जो कि अगेन बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात बन जाती है। फिर आईडीएफसी के केस में अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ भी देखोगे तो डिपॉजिट ग्रोथ भी जो है इनका अच्छा रहा है, दैट इज अबाउट 23% के आसपास जो है इनके डिपॉजिट ग्रो कर रहे हैं, जो कि बहुत हेल्दी बात है। रिटेल डिपॉजिट अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है ना अगेन 21% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। कासा के अंदर भी जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है, अबाउट 27% से जो है हमें कासा के अंदर ग्रोथ देखने मिली है। और अभी अगर आप बैंक का कासा रेशियो देखोगे तो 50% के आसपास है। जितना ज्यादा बैंक का कासा रेशियो रहेगा ना उतना ज्यादा उस बैंक के लिए जो है बेटर होगा। अब किसी भी बैंक के पास अगर कासा होगा ना, इसका ये मतलब है कि वो कम कॉस्ट पे जो है फंड्स उठा रहा है और वो लोग जो है लोन दे रहे हैं लोगों को। अगेन बैंक का पूरा बिजनेस लोन देना ही है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है ना, जो बिजनेसेस के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनका धंधा समझ आना चाहिए। तो बैंक को क्या काम है? लोन देना है। जितना ज्यादा लोन देगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा, अगर पैसा जो है ये लोग कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो कासा के चक्कर में क्या होता है कि आपको आपके जो सेविंग्स अकाउंट होल्डर है, करंट अकाउंट होल्डर है, उनको आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। तो जितना ज्यादा किसी भी बैंक के लिए कासा रहेगा वो उस बैंक के लिए जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद बात होती है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अगर आप देखोगे तो रिटेल डिपॉजिट जो है ना हमें स्केल होते हुए देखने मिले और होलसेल डिपॉजिट जो है ना वो रिड्यूस होते हुए देखने मिले, जो कि पॉजिटिव बात है। क्योंकि जब आपके होलसेल डिपॉजिट रिड्यूस हो रहे हैं ना, अगेन अगर आप देखोगे तो आपका जो एनपीए का रिस्क बनकर आता है ना, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब एनपीए का अगर रिस्क हो रहा है ना आपकी बैंक के साथ, इसका ये मतलब है कि आपके बैंक की जो एसेट क्वालिटी है ना वो खराब हो रही है बॉस। और कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के अंदर जो है ना एसेट क्वालिटी जो है ना उसका दिल होता है, क्रक्स होता है। तो अगर आपका दिल ही खराब हो गया तो आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे अगेन किसी भी बैंक के अंदर अगर आप देखोगे तो लॉसेस कब लगते हैं, जब एसेट क्वालिटी खराब होती है, जो कि हमें सारी एनबीएफसी कंपनी के अंदर देखने मिल रहा था, जो कि एमएफआई के अंदर काम करती है, और वही हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी देखने मिल रहा था। लेकिन अभी अगेन ये लोग इनके रिटेल डिपॉजिट स्केल किए ओवर द ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। अब जेएम फाइनेंशियल नाम की कंपनी है, वो भी यही कर रही है कि वो लोग अपने होलसेल लेंडिंग वाले डिवीजन से बाहर आ रहे हैं और रिटेल लेंडिंग पे जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ओवर ईयर जो है हमें कॉस्ट ऑफ फंड जो है ना आईडीएफसी का वो रिड्यूस होते हुए देखने मिला। अब ये सारी हो जाती है कंपनी के पास्ट की बातें। मार्केट को किससे फर्क पड़ता है बॉस? मार्केट को एक ही चीज से फर्क पड़ता है, वो है आगे का देखना, आगे रेट ऑफ चेंज क्या रहेगा, उससे जो है मार्केट को फर्क पड़ता है। मार्केट को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट ने पहले क्या किया, जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन यहां से हमें एज शेयर होल्डर या एज इन्वेस्टर जो है क्या चीजें जो है इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर देखना चाहिए। तो यहां अगर आप देखोगे ना तो इनकी लोन बुक के अंदर जो है ना जो एमएफआई का मिक्स है ना कंपनी का, वो ये लोग रिड्यूस कर रहे थे। अब एमएफआई का मिक्स अगर कोई कंपनी रिड्यूस कर रही है तो यहां अगर आप देखोगे तो एमएफआई के अंदर आपके जो निम्स होते हैं ना वो हायर साइड पे होते हैं। तो जब आप एमएफआई का मिक्स ही रिड्यूस करोगे तो आपके निम्स जो है हमें जो है वो रिड्यूस होते हुए देखने मिलेंगे। तो ये जो है हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो है ना मुझे एक प्रॉब्लम लग रहा था। जब आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखोगे तो इनकी अबाउट 13% ऑफ लोन बुक जो है ना अनसिक्योर्ड रिटेल क्रेडिट के अंदर ये लोग जो है काम करते हैं। बाकी ये लोग आपके माइक्रो क्रेडिट और एमएसएमई लोन्स जो है अबाउट 5% ऑफ जो है इनकी लोन बुक बनकर आता है। रूरल फाइनेंस 6% के आसपास जो है बनकर आता है। जब आप बाकी बैंक से कंपेयर करोगे तो जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो रूरल एक्सपोजर है ना वो कंपैरेटिवली जो है हमें ज़्यादा देखने मिलेगा। तो ये बनकर आती है बैंक की बात। फिर यहाँ पे अगेन अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने रूरल एमएसएमई फाइनेंस वाली बुक जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करी है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगेन ये बुक्स के रूरल फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको निम्स भी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे एनपीएस का रिस्क भी रहता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस की जो है ना साइकिल होती है। किस साइकिल मतलब 18 मंथ्स का जो है बूम पीरियड होता है, फिर उसके बाद लल पीरियड भी आ जाता है। तो लल पीरियड्स के अंदर इन स्टॉक्स को जो है पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो होलसेल बुक पे भी जो है इनका फोकस रिड्यूस हो रहा है और ये लोग जो है आपके रिटेल बुक के बारे में भी जो है मैनेजमेंट बात कर रहा है। अब थोड़ा एसेट क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि किसी भी बैंक के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे अगर हम कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो कलेक्शन एफिशिएंसी जो है ना बैंक का वो हमें स्टेबल देखने मिल रहा है जब हम माइक्रो फाइनेंस को एक्सक्लूड करें। लेकिन बैंक तो यार माइक्रो फाइनेंस को बंद कर ही जो है पूरा बैंक बन रहा है ना, तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर देखने हैं, एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस देखकर आपका कोई सेंस नहीं है। तो जब आप कलेक्शन एफिशिएंसी देखोगे तो वो जो है ना हमें इफेक्ट होते हुए देखने मिली। जहां अगर आप कंपनी का SMA1 और SMA2 देखोगे आपके रिटेल रूरल पार्ट के लिए और एमएसएमई बुक के लिए, तो वहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि इनका SMA जो है ना हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिला, लेकिन अभी जो है ना पिछले कुछ टाइम से 6-7 मंथ से वो जो है हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इनके DPD बकेट्स देखोगे तो ये 1.07 से 1.01% के हो गए और 1.01 से ये अगेन 0.9% हो गया, जो कि अगेन पॉजिटिव बात है। इसका ये मतलब है कि इनकी एसेट क्वालिटी बेटर हो रही है। वही चीज़ अगर हम सीक्वेंशियली देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके एमएफआई के अंदर हमें SMA के अंदर जो है ना ड्रास्टिक फॉल देखने मिल रहा है। जून के अंदर यही जो सेम चीज़ चल रही थी अबाउट 5% के आसपास चल रही थी। अभी अगर आप देखोगे तो यही चीज़ जो है ना 2.64 हो गई है और फिर उसके बाद 1.76 हो गई है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। तो एमएफआई के अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है, ये जो है हमें एसेट क्वालिटी के अंदर देखने मिल रहा है। यहाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो आपको पैड ग्रोथ, ये प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोविजन वगैरह देखकर फायदा नहीं है, क्योंकि अभी इनकम स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं ना तो चीजें खराब ही रहेगी इनकम स्टेटमेंट पे। क्यों? क्योंकि यार माइक्रो फाइनेंस साइकिल के अंदर जो है ना हमें 6 मंथ्स का लैग देखने मिलता है। 6 मंथ्स का लैग मतलब क्या कि जब चीजें बेटर होती है ना उसके 6 मंथ्स बाद जो है इनकम स्टेटमेंट पे हमें चीजें देखने मिलती है, और तब तक तो यार स्टॉक पूरा पैसा बनाकर ही भाग जाता है। तो इसलिए हमें जो है कंपनी के डायरेक्शन पे फोकस करना है। तो यहाँ अगर हम आईडीएफसी के केस में देखें तो एसेट क्वालिटी हमें बेटर होते हुए देखने मिल रही है, GNPA भी जो है हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिले। बस स्ट्रेस हमें कहाँ देखने मिल
रहा है। एमएसएमई वाला जो पोर्टफोलियो है ना बैंक का, वहां पे थोड़ा बहुत जो है हमें एज इन्वेस्टर स्ट्रेस देखने मिल रहा है। और ये हमें आपका एचडीएफसी फाइनेंस अगर आप ट्रैक करते हो तो वहां पे भी हमें जो है ये इशू देखने मिल रहा है। और बजाज फाइनेंस ने भी जो है अपने कॉन कॉल के अंदर ये चीज के बारे में बताया। फिर इसके बाद अगर हम बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इनका जो क्रेडिट कार्ड वाला डिवीजन है ना, अगेन ये लोग नए नए डिविजन के अंदर स्केल कर रहे थे ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट पे अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पिछले कुछ टाइम से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन Q2 FY26 के अंदर हमें जो है ना इस बार ग्रोथ अच्छी देखने मिली है और हाई चांसेस है कि अगले 4 से 6 क्वार्टर तक है ना हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर स्ट्रॉन्ग पैट ग्रोथ देखने मिले, क्योंकि एमएफआई के अंदर सिचुएशन बेटर हो रही है। और इसके साथ साथ पिछले साल अगर आप देखोगे तो Q1 FY25 से चीजें खराब हुई थी, तो यहाँ पे अगर आप Q2 के अंदर भी पिछले साल चीजें देखोगे तो खराबी थी, तो वहां से अभी चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है और इसलिए जो है हमें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है पैट ग्रोथ देखने मिल रहा है कंपनी के अंदर, जो कि अगेन कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव बात है। फिर इसके साथ साथ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनका कॉस्ट टू इनकम जो है ये लोग आगे जाकर रिड्यूस करेंगे, जो कि आपके 65% के आसपास चल जाएगा FY27 तक, जैसे जैसे इनका स्केल इंप्रूव होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका कॉस्ट टू इनकम H1 FY26 के अंदर जो है 70% के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है जब आप HDFC जैसे बैंक्स को कंपेयर करोगे, ICICI को कंपेयर करोगे। अब देखो मैं जानता हूँ जैसे कंपनी के मैनेजमेंट ही बोलते हैं कि भाई आप IDFC फर्स्ट बैंक को ट्रेडिशनल बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते हो। रीजन ये बनकर आता है कि वो लोग डेवलप्ड है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है डेवलपिंग बैंक है। तो ठीक है, ये सारी चीजें मैं समझता हूं। अगेन ओपेक्स ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो ग्रोथ है ना, वो जो है हमें फॉल होते हुए देखने मिला है, क्योंकि अपना कंपनी जो अपना ओपेक्स है ना वो ऑलरेडी कर चुकी है, तो यहाँ पे हमें चीजें बेटर होते हुए देखने मिल रही है। और एमएफआई के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे भी जो है हमें चीजें जो है कंपैरेटिवली बेटर होते हुए देखने मिल रही है, जहां अगेन FY25 के अंदर कंपनी को प्रॉब्लम था, लेकिन H1 FY26 के अंदर जो है Q2 के अंदर चीजें कंपैरेटिवली बेटर हुई है और H2 FY26 के अंदर हमें चीजें जो है ना और बेटर देखने मिलेगी। Q3 Q4 के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी, लेकिन FY27 से जो है ना हमें कंपनी के MFI पोर्टफोलियो के अंदर भी जो है ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग बात है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर और क्या चीजें देखनी है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिपॉजिट ग्रोथ जो है कंपनी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, AUM ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एमएफआई के अंदर चीजें बेटर हो रही है। तो ओवरऑल डायरेक्शनली जब मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं तो डायरेक्शनली जो है चीजें बेटर हो रही है। फिर इसके साथ साथ मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल के अंदर क्या बता रहा है, इन्होंने ये बताया कि इनके क्रेडिट कॉस्ट के अंदर जो है ना हमें फॉल देखने मिलेगा, जो कि अगेन एक जो है बहुत पॉजिटिव बात है। और ये फॉल जो है ना हमें H2 से देखने मिलेगा। अब H1 के अंदर अगर आप इनका क्रेडिट कॉस्ट देखोगे तो एलिवेटेड था, क्योंकि एमएफआई का यहाँ पे गड़बड़ चल रहा था, लेकिन H2 से जो है हमें वो फॉल होते हुए देखने मिलेगा। अब कंपनी का ओपेक्स रिड्यूस हो रहा है, ये लोग जितने ब्रांचेस एक्सपांड करने थे वो ऑलरेडी कर चुके, तो यहां से आगे जाकर जब मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं तो आगे जाकर जो है कुछ टाइम बाद हमें कंपनी के अंदर जो है ना ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी H2 से अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी के जो है निम्स भी बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, ऐसे कंपनी का मैनेजमेंट जो है खुद बता रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल की बात करूं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो है ना हमें Q3 से जो है चीजें बेटर होते हुए देखने मिलेगी। फिर इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने यह बताया कि इनका जो डिपॉजिट का रेट है ना वो ये लोग जो है कट नहीं कर रहे। अब देखो आराम से ये लोग डिपॉजिट का रेट वगैरह कट कर सकते थे, लेकिन बैंक नया है, ये लोग स्केल कर रहे हैं, इनका इतना ज्यादा ब्रांड नहीं है जैसे HDFC का है, जैसे ICICI का है, तो इसलिए अगेन डिपॉजिट का जो रेट है नहीं वो उसे कट नहीं कर रहे। एज ऑफ नाउ जो रेट चल रहा है वो उसी रेट को जो है कंटिन्यू कर चलने वाले। फिर प्राइस टू बुक वाइज अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशन वाइज अगर मैं बात करूं तो IDFC 1.24 के प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। क्या री रेटिंग का पोटेंशियल जो है हमें IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर बनता हुआ देखने मिलता है क्या, तो यहां अगर मैं बात करूं तो री रेटिंग हमें देखने मिल सकती है, अभी नहीं देखने मिलेगी, Q3 Q4 से देखने मिलेगी। अब मार्केट जो है वेट कर रहा है, जब डायरेक्शनली हमें चीजें बेटर होते हुए देखने मिलेगी IDFC फर्स्ट के अंदर, तब री रेटिंग भी जो है हमें देखने मिल सकती है और बैंक जो है ना आराम से 1.5 के प्राइस टू बुक पे या फिर 2 के प्राइस टू बुक पे जो है आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये लोग यार 1.1 या 1.2 के आसपास है, तो री रेटिंग ऑब्वियसली हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि मीडियन पे भी अगर आप देखोगे तो ये लोग 1.5 या 1.6 के प्राइस टू बुक पे जो है ट्रेड कर रहे थे। अब आगे जाकर हमें कंपनी का कॉस्ट टू इनकम रिड्यूस होता हुआ देखने मिलेगा। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है वो जो है हमें कंपनी के अंदर जो है इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो री रेटिंग वाइज भी IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी बनकर देखने मिल रही है। अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी जो है अगेन कंपनी के अंदर चीजें जो है ना बहुत ज्यादा बेटर हो रही है।
आरओए की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि आरओए के अंदर जो है हमें चीजें बेटर होते हुए देखने मिलेगी। आरओए इनका जो है इंक्रीज होगा 1.5 के आसपास जाएगा FY27 तक, और 4 से 6 क्वार्टर तक जो है हमें आरओए के अंदर भी जो है सिनेरियो बेटर होता हुआ देखने मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो व्हीकल लोन बुक जो है कंपनी का, वहां पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। रीजन ये बनकर आता है कि व्हीकल में अगर आप देखोगे तो क्यूओक्यू बेसिस पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है, क्योंकि जीएसटी कट हमें देखने मिले, व्हीकल की डिमांड भी इंक्रीज हो गई है, फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, और इस रीजन से अगर आप देखोगे तो सारी ऑटो कंपनीज भी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर के अंदर भी मुझे जो है ना बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने मिल रही है, जो कि मैं अगेन हमारा जो अपकमिंग सेशन हो रहा है संडे को लाइव सेशन, उसके अंदर जो है ना मैं ये सारी चीजें जो है डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से सेक्टर के अंदर बॉटम्स अप लेवल पे जो है कौन सी कंपनी के अंदर मुझे ग्रोथ देखने मिल रही है, कहाँ मुझे जो है वैल्यूएशन कंफर्ट देखने मिल रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि चीजें जो है बेटर हो रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। Q3 Q4 जो है अच्छा रहने वाला है, तो आपको एज इन्वेस्टर जो है ये देखना पड़ेगा। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मैं बाकी बैंक जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, इन बैंक से जो है मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो है एक राइट कंपेरिजन नहीं देगा आपको कभी। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आप सीएसबी बैंक करके एक है, फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया है, इन सारी बैंक से जो है आप कंपेयर कर सकते हो। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अगर मैं बात करूं तो एमएफआई के अंदर, जब मैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की भी मैं बात करूं, तो वो लोग भी यही बता रहे कि H2 से सिनेरियो बेटर होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी यही बता रहे। तो यहाँ पे अगर आप क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का गाइडेंस देखोगे तो ये लोग बात कर रहे हैं कि H2 से ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वही अगेन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए पॉजिटिव चीज बनकर आएगी। इसके साथ साथ निम्स जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेगी, और पब्लिक बैंक्स के अंदर भी जो है ना सिनेरियो इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ना वहां पे भी हमें री रेटिंग देखने मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर भी जो है हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है, क्योंकि वहां पे अगेन हमें निम्स वगैरह भी इंप्रूव होते हुए देखने मिल रहा है। लेकिन कंसिडरिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो वैल्यूएशन है ना, अपॉर्चुनिटी जो है इधर इंटरेस्टिंग है, जो कि आई वुड सजेस्ट कि आप इस कंपनी को जो है ट्रैक करते रहो। और अभी मेरा क्या स्टांस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर, ये अगेन मैं आप लोगों को बताऊं तो पहले मेरे वॉच लिस्ट के अंदर थी, अभी भी कंपनी जो है मेरे वॉच लिस्ट के अंदर, ये करंटली मेरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर कोई भी पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो है ना अभी भी बेटर अपॉर्चुनिटी जो है बनकर आ रही है, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से बेटर है। आपके एनबीएफसी स्पेस की अगर मैं बात करूं, हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं, तो बेटर अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है। एमएफआई के अंदर अगर मैं सोलली बात करूं तो दूसरी एमएफआई के अंदर एनबीएफसी भी है, कि जो कि सोलली एमएफआई के अंदर जो है अच्छा काम कर रही है। तो इसलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देखो बैंक अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी जो है अभी देखने मिल रही है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि बॉटम्स अप जो है ना, आपको इन मार्केट की अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए। और ये सारी बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी कौन से सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है ना, ये सारी चीजें जो है हम सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले, जो कि हमारा लाइव वर्कशॉप है मार्केट अपॉर्चुनिटीज पे। तो आई वुड सजेस्ट कि इस सेशन को जो है आप मिस मत करना। बाकी P2P कंपैरिजन जो है हम आईडीएफसी का कर ही चुके हैं। यहाँ पे जो है आपको रेट ऑफ चेंज पे फोकस करना है, क्योंकि अगेन जितने भी आपके इस इन्वेस्टर है वो जो है सिर्फ रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, और मार्केट के अंदर बॉस पैसा बनाना है ना, सिर्फ आप जो है रेट ऑफ चेंज पे फोकस करो। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, कि कंपनी के अंदर आगे जाकर जो है ना हमें कितनी ग्रोथ देखने मिल सकती है, बस इस चीज पे फोकस करो। बाकी जो मैंने आपको चेकलिस्ट सिखाई हुई है सेक्टर चेकलिस्ट जीरो टू हीरो के अंदर, उस चेकलिस्ट को जो है आप यूज करके फाइनेंशियल कंपनीज को जो है एनालाइज कर सकते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आपको क्या देखना है, यहां से एसेट क्वालिटी देखनी है, निम्स देखने, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कहां हो रहा है वो देखना है, निम्स किस तरीके से बेटर हो रहे हैं, किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, वो चीजें आपको देखनी है। एमएफआई के अंदर क्या चल रहा है, बाकी इनका क्रेडिट कार्ड वाला डिवीजन और बाकी डिवीजन जो है ये लोग किस तरीके से स्केल करते हैं। पैड ग्रोथ हमें कुछ टाइम तक अच्छी देखने मिल सकती है, तो तब हाई चांसेस है कि हमें री रेटिंग जो है कंपनी के अंदर देखने मिल सकती है। तो ये था हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एनालिसिस। इसके साथ साथ मैंने आपके साथ जो है बाकी बैंक्स भी थोड़े बहुत डिस्कस किए, तो होपफुली आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वर्थ ट्रैकिंग है पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर, अगर मैं आपसे जेन्युइनली बात करूं तो। ऐसे तो हम हमारे मार्केट अपॉर्चुनिटीज के सेशन में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे बाकी बैंक से अगर मैं कंपेयर करूं तो आईडीएफसी थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे बनकर आ रही है। प्राइवेट बैंक्स के अंदर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर भी जो है हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने मिल रही है। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मास्टर क्लास का लिंक मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जरूर जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन से जो है ज्वाइन कर सकते हो। आप जीरो टू हीरो आई वुड सजेस्ट कि देख कर आना, देख कर आओगे तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज जो है आपको बेटर समझेगा, बेटर होगा। नहीं भी देख कर आ रहे हो तो ठीक है, लाइव सेशन को मिस मत करना, बाद में आप जीरो टू हीरो जो है देख सकते हो आराम से। तो यही बनकर आती है बात। होपफुली आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एक्स पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो एक्स पे भी जाके फॉलो कर देना, और होपफुली आप जो है बुक पेन लेकर जो है हमारे वीडियोस देख रहे रहोगे।
क्योंकि हम इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, इसलिए वीडियो का लेंथ भी अगर आप देखोगे तो इंक्रीज हो जाता है कभी कभी। तो इतनी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं ना, तो यहाँ पे अगेन आप जब नोट करते हो ना चीज़ें तो आपको जो है बेटर समझेगी। और जब आप अगले क्वार्टर के अंदर जब IDFC खुद ट्रैक करने जाओगे तब आपको पता होगा कि इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, टेक केयर।